हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुक्रजन नलिका और सहायक नलिका। ठीक है, देखिए शुक्रजन नलिका क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या कि कोई वृषण था। ठीक है, ये वृषण हो गया, इसके अंदर 250 से लेकर के 300 तक वृषण पालिका पाई गई थी। ठीक है, इस तरह से वृषण पालिका पाया गया था, जिसमें से हमने आपको केवल 3 दिखाया। और हमने बताया था कि ये जो वृषण पालिका है इसके अंदर कम से कम 2 या 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। अब शुक्रजन नलिका पाई जाती है तो हमने बताया था कि इस शुक्रजन नलिका में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक पाया जाता है सर्टोली सेल्स एंड एक पाया जाता है नरजन्म कोशिका। ठीक है, मतलब सर्टोली कोशिका क्या होता है और नरजन्म कोशिका, तो हमने उनका कार्य बताया था कि सर्टोली कोशिका जो होती है वो पोषण देने का कार्य करती है और नरजन्म कोशिका जो है इससे शुक्राणु का निर्माण होता है। इतना हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो शुक्रजन नलिका है इसमें से एक नली को हम निकालेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो क्या कैसे पाई जाती है और इसके बाहर कौन सी कोशिका उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा शुक्रजन नलिका। अब देखिए शुक्रजन नलिका क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो शुक्रजन नलिका अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक शुक्रजन नलिका ऐसी है और दूसरी शुक्रजन नलिका ऐसी है। ठीक है, इसी तरह एक वृषण पालिका में हमने बताया था ना कि 2 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। तो हमने शुक्रजन नलिका को इस तरह से दिखा दिया, क्योंकि हम बोले थे ना ऊपर से अगर देखेंगे तो हम जैसे पेन हो गया, इसके ऊपर से देखने पर केवल ये वाला भाग दिखाई देता है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि ये जो हमने बनाया है शुक्रजन नलिका इसे क्या कहेंगे? शुक्रजन नलिका। ठीक है, अब ये जो शुक्रजन नलिका है इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। अब क्यों बड़ा बना रहे हैं? हमने 3 दिखाया, अब केवल हम 2 से ही काम चला लेंगे। ठीक है, एक हम इस तरह से बना दिए और एक हम इस तरह से बना दिए। अब ये क्या है? ये है शुक्रजन नलिका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पाया जाएगा? देखिए शुक्रजन नलिका में कुछ इस तरह से संरचना पाई जाती है। अब इनका क्या कार्य है? देखिए इस तरह से पूरा घेरे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये देखिए सभी कोशिका होती हैं, कोशिका के बीच में ये केंद्रक होता है, सबका केंद्रक होगा। इसी तरह इसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया? ये जो होती है ये होता है सर्टोली सेल्स। ये जो हमने कोशिका बनाया ये क्या है? ये है सर्टोली कोशिका। ठीक है, जिसे सर्टोली कोशिका हो गई। अब इस सर्टोली कोशिका में ये जो खाली स्पेस है इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं नरजन्म कोशिका। नरजन्म कोशिका कुछ इस तरह से यहाँ पर होती हैं जगह जगह। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? नरजन्म कोशिका। इसी तरह यहाँ पर भी पाए जाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नरजन्म कोशिका। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिए। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? वृषण पाया। वृषण के अंदर 250 से 300 वृषण पालिका पाई गई। प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है और शुक्रजन नलिका में सर्टोली कोशिका पाई जाती है और नरजन्म कोशिका। केवल यही दोनों नहीं बल्कि बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, लेकिन हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है ज़्यादा? क्योंकि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसे ना हम लोग पढ़ेंगे, तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है,
अब हमने आपको बताया था कि ये जो सर्टोली कोशिका है ये क्या करती है, ये पोषण देने का कार्य करती है नरजन्म कोशिका। अब ये जो हमने दिखाया ना कि नरजन्म कोशिका ऐसी होती है, अब इन्हीं से शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये जो शुक्रजन नलिका हमने बनाया था वृषण पालिका, ठीक है, वृषण पालिका हमने कुछ इस तरह से बनाया। अब इसमें मान लीजिए शुक्रजन नलिका एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक इसी तरह से और हो गया। ठीक है, 3 शुक्रजन नलिका। अब जरूरी तो है नहीं, जैसे मान लीजिए एक रूम है, रूम में अगर हम 3 पाइप रख दें तो हमें ये देखना होगा ना कि इसके आसपास क्या पाया जाएगा, मतलब उस पाइप के आसपास क्या पाया जाएगा, एटमॉस्फेयर में होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो वृषण पालिका है इसमें क्या होता है कि इसमें 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है और इस शुक्रजन नलिका के बाहर क्या पाया जाएगा और इनके बीच में भी तो कुछ जगह होगा, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाता है लीडी कोशिका। ठीक है, हम यहाँ पर न दिखा करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाए जाते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग कहते हैं, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका कहिए या अंतराली कोशिका, अंतर कोशिका। ठीक है, तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि ये जो लेडी कोशिका पाई जाती है 2 शुक्रजन नलिका के बीच का खाली स्पेस। ठीक है, ये लीडिंग कोशिका होती हैं। अब क्या होता है, देखिए एक होता है हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, देखिए एक होता है LH हार्मोन और एक होता है FSH हार्मोन। ठीक है, LH हार्मोन और FSH हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं GnRH से। ठीक है, अभी आपको इतने डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों हार्मोन क्या हैं, कैसे हैं, बस हाँ इनका कार्य क्या है ये हमें देखना होगा और कुछ नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। क्योंकि ये जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाता है हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो हमें बस इतना जानना होगा कि ये जो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनसे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, केवल 2 नहीं, वैसे तो देखा जाए तो GnRH से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हमें उपयोग में लाना है क्या, LH और FSH। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो लीडिंग कोशिका है इसमें क्या होता है, LH कोशिका की उपस्थिति में, ठीक है, LH कोशिका की उपस्थिति में ये जो लीडिंग कोशिका है यह टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करती है। अब टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, सब एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, बस आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलिए कि क्या करती हैं, क्या कैसे। ठीक है, तो ये जो LH कोशिका है इसके LH हार्मोन है। ठीक है, LH हार्मोन जो है यह लीडिंग कोशिका की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करता है। तो यहाँ से क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हो गया टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, स्टेरॉन सही। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मीटर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि LH हार्मोन की उपस्थिति में लीडिंग कोशिका कहिए या अंतराली कोशिका। ठीक है, LH हार्मोन की उपस्थिति में लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करता है या बनाता है। ठीक है, स्रावित करता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि LH हार्मोन की उपस्थिति में लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है अब इनका कार्य क्या है, देखिए टेस्टोस्टेरॉन की ज़रूरत बाहर कहीं पर भी नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सर्टोली कोशिका है अब क्या करती हैं, अब इसमें कुछ परिवर्तन आता है। अब जी क्या परिवर्तन आएगा, देखिए जो सर्टोली सेल है अब इन्हें एक संकेत आता है FSH के माध्यम से, क्योंकि LH ने
बाहर कार्य किया, FSH ने अंदर कार्य करेगा। क्या करेगा? FSH इस सर्टोली कोशिका से एक हार्मोन स्रावित करने को प्रेरित करेगा। कौन सा हार्मोन स्रावित करने को प्रेरित करेगा? तो वो ABP है हार्मोन, ठीक है, उसे स्रावित करने को प्रेरित करता है। कौन? FSH। तो हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कि FSH हार्मोन सर्टोली कोशिका से ABP हार्मोन सॉरी ABP प्रोटीन। ABP क्या है? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, स्रावित करने को प्रेरित करता है। मतलब क्या हुआ समझिए। इतने प्रोसेस में हमने क्या बताया कि LH जो कोशिका है यह बाहर उपस्थित लेडी कोशिका को कहता है कि तुम चलो अब टेस्टोस्टेरॉन बनाओ। जैसे ही ये लेडी कोशिका और LH की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरॉन बनाता है तो FSH देखता है कि LH तो कार्य कर रहा है और मैं क्यों शांत बैठूं, चलता हूं, मैं भी देखती हूं कि अंदर के कुछ काम गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो FSH आता है और देखता है कि सर्टोली कोशिका शांत अवस्था में बैठा हुआ है, तो तुरंत उसे थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि एक बात बताओ कि ये जो तुम शांत से यहाँ पे बैठे हो, तुम्हें काम नहीं है कोई? तो FSH क्या करता है कि सर्टोली कोशिका को तुरंत आदेश देता है कि चल जल्दी से ABP प्रोटीन बना। तो तुरंत ये क्या होता है, जो थप्पड़ खाएगा वो काम नहीं करेगा, तो सर्टोली कोशिका जो है यह तुरंत ABP प्रोटीन बनाता है। बस यही चीज़ हुआ। अब जैसे ABP हार्मोन बन जाएगा, सॉरी ABP प्रोटीन जब बन जाएगा तो ये क्या करेंगे? अब देखिए, ABP की आवश्यकता हमें कब पड़ी? हमें जरूरी नहीं था ABP हार्मोन का, मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की आवश्यकता हमें नहीं था। कब आवश्यकता पड़ी? देखिए, टेस्टोस्टेरॉन बाहर बन रहा है, टेस्टोस्टेरॉन का बाहर कोई यूज ही नहीं है, इसका तो यूज मेन अंदर है ना। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है इसको अंदर लाना था। जब किसी चीज़ को अंदर लाना रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए, इसमें अंदर लाने के लिए ये ABP प्रोटीन की आवश्यकता पड़ी। ABP प्रोटीन आता है मतलब शुक्रजन नलिका से बाहर आएगा ABP और कहेगा टेस्टोस्टेरॉन से कि चल भाई अंदर तुम्हारा काम है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? कहता है चलो तुम बोल रहे हो ऐसे तो हम चलेंगे ही। तो ABP प्रोटीन क्या करेगा? इस टेस्टोस्टेरॉन को अंदर लेकर के जाएगा। जब अंदर लेकर के जाएगा तो टेस्टोस्टेरॉन देखता है कि ये नर जन्म कोशिका आराम से क्यों बैठी है, तो ये तुरंत ऑर्डर देगा कि मैं आ गया हूँ, मतलब टेस्टोस्टेरॉन मैं शुक्रजन नलिका में आ गया हूँ और जल्दी से तुम शुक्राणु को बनाओ। जैसे टेस्टोस्टेरॉन इस कोशिका में आएगा, नर जन्म कोशिका तुरंत फटाक से क्या करती है? शुक्राणु बनाना स्टार्ट कर देती है। तो क्या हो जाएगा? नर जन्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। नर जन्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। कब होगा? जब टेस्टोस्टेरॉन अंदर आएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन कैसे अंदर आएगा? ABP हार्मोन उसे लेने जाएगा। ABP हार्मोन कौन बनाया था? वह बनाया था FSH की उपस्थिति में सर्टोली कोशिका, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ही शुक्राणु बने, ठीक है, जैसे शुक्राणु बने, इन्हें भूख लग गया तो क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि हमें कहाँ से खाना मिले, कहाँ से पोषण मिले। तो ये पोषण लेने के लिए तुरंत क्या करेंगे? अब ये सर्टोली कोशिका के पास चल देते हैं पोषण लेने। तो इस फिगर को हम एक बार अच्छे से यहाँ पर दिखा दे रहे हैं बड़े साइज में, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक एक पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया, मान लेते हैं सर्टोली सेल, ठीक है, हम बड़ा में दिखा दे रहे हैं। ये हो गया सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब इस सर्टोली सेल्स के बीच में क्या है? इसमें ये क्या हो गए? ये है नरजन्म कोशिका, ठीक है, नरजन्म कोशिका है। अब ठीक है, अब टेस्टोस्टेरॉन जब अंदर आ जाता है तो यही जो नरजन्म कोशिका है अब किस में परिवर्तित हो गए? ये सभी शुक्राणुओं में परिवर्तित हो गए, ठीक है, शुक्राणु
में परिवर्तित अब ये हो गए। जब ये शुक्राणु में परिवर्तित हो गए तो ये भोजन लेने के लिए तुरंत सर्टोली सेल्स के बाद मतलब उसके पास चले जाते हैं। बस वृषण में हमें इतना ही पढ़ना है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो हमने बता दिया कि शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ तो आपको हमने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, ठीक है। शुक्राणु को इंग्लिश में कहेंगे क्या, स्पर्म कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से जितना भी चीज़ें बताई हूँ एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि क्या होता है कि सबसे पहले वृषण आया। वृषण कैसा था, एक जोड़ी था। वो कहाँ था, वो शरीर से बाहर स्थित था। क्यों शरीर से बाहर स्थित था, ताकि वह टेम्परेचर कम कर सके, ठीक है। कितना डिग्री सेल्सियस कम कर सके, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। क्यों कर सके, ताकि उतना ही ताप अनुकूल होता है शुक्राणु के निर्माण के लिए। जब इतना ताप अनुकूल होता है तो वह बाहर स्थित होगा। तो हमने बता दिया कि ये जो वृषण होता है उसमें 250 से 300 वृषण पालिका पाई जाती है। प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्रजन नलिका पाया जाता है। शुक्रजन नलिका के आसपास लीडिंग कोशिका पाई जाती है। लीडिंग कोशिका LH की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन जब बन जाता है तो सर्टोली कोशिका से FSH अब आता है। LH का कार्य हो गया, टेस्टोस्टेरोन बना दिया। अब FSH सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है ABP हार्मोन बनाने के लिए। जैसे ही ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनता है तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ये जो ABP है यह टेस्टोस्टेरोन को लेने के लिए बाहर आ जाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो तुरंत वहाँ पर नरजन्म कोशिका जो थी वह तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और वह नरजन्म कोशिका जो है वह शुक्राणु का निर्माण करने लगती है। जैसे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है अब उन्हें पोषण चाहिए। पोषण होने पर क्या होगा कि वह सर्टोली कोशिका के पास जाएंगे, क्योंकि सर्टोली कोशिका पोषण देने का कार्य करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको, एक बार आप नोट कर लीजिए। अभी तक हम जितना भी आपको बताया मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सहायक नलिका, ठीक है। देखिए सहायक नलिका में कौन कौन से भाग आएंगे, कैसे आएंगे, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं, ताकि नर जनन तंत्र का नेक्स्ट वीडियो मतलब जो लेक्चर 3 रहेगा उसमें संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि सहायक नलिका के बारे में आपको पढ़ना होगा। आपको कितना NCERT पढ़ करके आना है मैंने यहाँ पर दिखा दे रही। देखिए मानव जनन हम पहले पास आ जा रहे हैं। इसमें से आपको ये जो चैप्टर है इसमें से आपको यहाँ पर देखिए लिखा है ना पुरुष जनन तंत्र, ठीक है। इसको पढ़ना है आपको और इसके बाद आपको ये वाला पेज और ये वाला पेज, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद स्त्री जनन तंत्र स्टार्ट हो जा रहा है तो इसे हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको इतना चीज़ एक बार पढ़ना होगा ताकि आपको ये सब समझ में आए कि ये जो वृषण पालिका है ये क्या होते हैं, शुक्रजनक नलिका ये क्या होता है, ठीक है। आपको इंग्लिश सब बुक में मिल जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।